करेंगे कैप्री ग्लोबल के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर। FY23 के लिए ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, क्षमता विस्तार को लेकर क्या योजनाएं हैं, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। लेकिन मैनेजमेंट से हम बात करें उससे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। MSME लोन और हाउसिंग फाइनेंस पर फोकस वाली कंपनी है ये। NBFC अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में लोन देने का काम करती है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और इनडायरेक्ट लेंडिंग का भी कारोबार है कंपनी का। 8 राज्यों में 89 ऑफिस और करीब 1900 कर्मचारी भी कंपनी के पास जुड़े हुए हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मैनेजमेंट की ओर। हमारे साथ राजेश शर्मा, को फाउंडर MD कैप्री ग्लोबल, जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर हम कंपनी की और आपकी विस्तार योजनाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए, यहाँ पर हम ऐसे समय में बात कर रहे हैं जहां पर क्रेडिट ग्रोथ के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मजबूती से आगे बढ़ रही है। सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो NBFCs क्लियरली यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ को फ्यूल कर रही हैं, और जिस तरह से हम ग्रोथ को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो जोश NBFCs की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे ट्रिगर्स और कितना दमखम है आगे इसको और बढ़ाने में, क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। आप यदि देखें तो जो MSME सेक्टर है आज भी उसकी क्रेडिट डिमांड करीबन 20% फॉर्मल सेक्टर से एड्रेस हो पाती है। मेजॉरिटी ऑफ डिमांड अभी भी आज भी अनएड्रेस्ड है। तो MSME में इस पर यूके सिन्हा कमेटी, जिसने MSME में क्रेडिट गैप का स्टडी किया था ऑन बिहाफ ऑफ RBI, तो करीबन 20 से 25 ट्रिलियन रुपीस का आज भी क्रेडिट का गैप है। और ये बहुत बड़ी लार्ज अपॉर्चुनिटी है जहां पे इनफॉर्मल सेक्टर को क्रेडिट की जरूरत है। MSME कैप्री ग्लोबल का भी एक की ग्रोथ ड्राइवर है, जहां पे करीबन हमारा 50% का AUM जो है, करीबन 4000 करोड़ का AUM जो है आज MSME पे फोकस्ड है, जहां 17 लाख रुपए की टिकट साइज है। हमारे पास अभी करीबन 150 ब्रांचें हैं जो MSME और अफोर्डेबल हाउसिंग के कस्टमर्स को जो है लोन कैटर करती हैं। तो इसमें ग्रोथ की हम बात करें तो पिछले साल हमने करीबन 30% का ग्रोथ किया है, और इस साल भी हम उसी ग्रोथ रेट को टारगेट कर रहे हैं। और ये अगला क्वार्टर तो सभी NBFC बैंक्स काफी स्ट्रांग होता है। तो ओवरऑल डिमांड बहुत है। टायर 3 टायर 4 टाउन में जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, उसके चलते काफी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है। हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो हम अफोर्डेबल हाउसिंग में है। ये सेक्टर में करीबन 75,000 करोड़ रुपए का AUM जो है अफोर्डेबल हाउसिंग का, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास में है, जो करीबन 17% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। ओवरऑल होम लोन मार्केट में अफोर्डेबल हाउसिंग अभी भी करीबन 6% ही है, तो काफी इसमें ग्रोथ की गुंजाइश है। और हम एज फार एज हमारी कंपनी है, वो करीबन 40% की रेट से ग्रो कर रही है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में। गोल्ड लोन की हम बात करें तो गोल्ड लोन में करीबन 3,03,000 करोड़ का ओवरऑल AUM है, जो 12% के CAGR से बढ़ रहा है। आजकल बैंक्स भी इसमें काफी एग्रेसिवली लैंड कर रहे हैं। ये काफी सिक्योर्ड स्पेस है जहां पे गोल्ड की सिक्योरिटी होती है, और ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे कस्टमर अपनी कोलेटरल को जो है हैंडओवर करता है लेंडर को। तो इसमें भी काफी अपॉर्चुनिटी है। हमने करीबन गोल्ड लोन में करीबन 350 ब्रांचें ऑलरेडी खोल दी हैं, और गोल्ड लोन में हम टारगेट कर रहे हैं इस साल के अंत तक करीबन 1000 करोड़ का AUM बनाएंगे। चलिए राजेश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस कैलेंडर ईयर के हम लगभग अंत में पहुंच चुके हैं, अब आखिरी पड़ाव चल रहा है। लोन डिसबर्समेंट्स को लेकर किस तरह से चीज़ें शेप अप हो रही है, ये बताएं कि डिमांड में तो इजाफा दिख ही रहा है, लेकिन जब मैं डिसबर्समेंट्स में इसको ट्रांसलेट करने के बारे में पूछूं तो फिलहाल मंथ ऑन मंथ ट्रेंड्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? मंथ ट्रेंड जो है काफी अच्छे हैं। अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर रिलेटिवली पहले क्वार्टर से अच्छा होता है। और हम कैप्री की बात करें या सभी की बात करें तो सभी के लिए जो H2 होता है वो अच्छा सेकेंड हाफ होता है। तो यहाँ पे डिमांड भी है और डिसबर्समेंट्स भी हो रहे हैं। बैंकों की इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ी है पिछले 9 महीने में हम बात करें तो RBI ने भी अपनी रेट बढ़ाई है, बैंकों ने भी अपनी रेट बढ़ाई है। तो इंटरेस्ट रेट सारे NBFC ने भी अपनी कस्टमर की बढ़ाई है। डिस्पाइट की इंटरेस्ट रेट बढ़ी, उसके बाद भी डिमांड में कोई कहीं कमी दिखाई नहीं दे रही है। कैप्री की बात करें तो हमें लग रहा है कि इस साल जो है ये हमारा दिसंबर क्वार्टर भी काफी अच्छा जाएगा, और मार्च क्वार्टर तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, सभी का अच्छा जाएगा। ओवरऑल इंडिया में पूरी बात देखें तो हम डिमांड में
इंडिया एक ऐसा मार्केट हो गया है अभी जहाँ पे आपको जितना बिजनेस करना है अपने फ्रेमवर्क में रिस्क को समझते हुए आप करना चाहें तो काफी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। काफी गैप है एमएसएमई, अफोर्डेबल हाउसिंग, गोल्ड लोन, इनफॉर्मल सेक्टर में। राजेश जी, अगर हम एमएसएमईज अकाउंट की बात करें, लगभग एयूएम का 46% है, लेकिन आउटलुक अगर हम देखना चाहें, जो वर्स्ट हिट एमएसएमई सेक्टर्स रहे हैं उनके बारे में किस तरह का आउटलुक आप जांच पर रख पा रहे हैं? तो एमएसएमई सेक्टर में जहां पे बिजनेस रिलेटेड लोन दिए गए हैं, कोविड के चलते कुछ अकाउंट्स में सभी जगह रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। बहुत सारे अकाउंट जब बिजनेस एक्टिविटी वापस रिज्यूम हुई है, उनसे वापस उनमें रीपेमेंट आना शुरू हो गया है। कुछ अकाउंट में जहां पे ट्रेवल या होटल रिलेटेड छोटे अकाउंट थे, वहां पे जो लोग स्ट्रेस को नहीं हैंडल कर पाए, वहां पे हमने देखा कि थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा है। बट ओवरऑल लेवल पे ये जो भी क्रेडिट लॉस आए हैं वो एक टॉलरेंस रेंज के अंदर है सभी के लिए। हमारा जो पोर्टफोलियो है वो सिक्योर्ड है, कोलेटरलाइज्ड है, अंडरलाइंग प्रॉपर्टी होती है। तो यदि एनपी होता भी है तो उसमें बाद में रिकवरी हो जाती है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं होती है। आपका क्रेडिट लॉस आगे पीछे रिकवर हो जाता है। हमें कोई ऐसा कोई कारण नहीं है जहां पे हमें लगा हो कि एमएसएमई में कोई चिंता करने जैसी या कोई बिजनेस को स्लो करने जैसा कोई भी कारण है। स्ट्रैटेजी FY23 के लिए क्या रहेगी? कहाँ पर लोन पोर्टफोलियो आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं अगले 3 से 5 साल का, अगर मैं नजरिया अभी समझना चाहूँ आपसे तो अगले 3 से 5 साल में हम ओवरऑल 22 से 27% के ग्रोथ रेट को टारगेट कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने एमएसएमई लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के अलावा गोल्ड लोन को ऐड किया है। हम 2023 की बात करें तो हमें लगता है कि अगले साल हम करीबन इसी ग्रोथ रेट को टारगेट करेंगे। एमएसएमई, अफोर्डेबल हाउसिंग और गोल्ड लोन, जो तीनों ही रिटेल लोन के प्रोडक्ट हैं जिनकी टिकट साइज बहुत स्मॉल है, और हमारा सेगमेंट वो है जहां पे जिन कस्टमर को बैंक नहीं कैटर करता है, बिकॉज उनके पास एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, इनकम प्रूफ नहीं होता टियर 3 टियर 4 टाउन में, उन्हीं कस्टमर की क्रेडिट नीड को हम एड्रेस करते हैं। और हमें लगता है अगले 3 से 5 साल इसी ग्रोथ रेट को जो है हमें टारगेट करना है। हमारा टारगेट है कि हम अगले 5 साल में करीबन 25 से 30 हजार करोड़ का टोटल एयूएम बनाए। और अब तो को लेंडिंग भी इंट्रोड्यूस हो गया है जहां पे हम लोग कई बैंकों के साथ अपने पार्टनरशिप की है। वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी और इंप्रूव होगी। अभी टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन जो है उसमें कुछ समय लग रहा है, जब वो हो जाएगा तो काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होने की एक पोटेंशियल। राजेश जी, अगर मैं हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो इसका आंकड़ा लगभग 23% के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री ट्रेंड के लिहाज से अगर हम देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही है, थोड़ा सा ठंडा माहौल है, लेकिन मिड रेंज और प्रीमियम हाउसिंग अगर हम देखें तो ये लॉन्चेस को डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आपका टेक क्या है, जिस तरह से हम इंक्वायरीज में बढ़त देख रहे हैं, जो डिमांड उभर कर आ रही है? तो हम ये देखें कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है वो एक अलग सेगमेंट है। यदि हम हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम और गवर्नमेंट का एम्बिशन देखें, एक हमारी कंट्री की नीड को देखें, तो नंबर ऑफ यूनिट्स में जो इंक्रीमेंटल रिक्वायरमेंट है आज भी 80% की रिक्वायरमेंट जो है अफोर्डेबल सेगमेंट में है। वैल्यू वाइज ऑफ कोर्स प्रीमियम सेगमेंट और वैल्यू सेगमेंट डोमिनेट करता है, क्योंकि वहां पर टिकट साइज अपार्टमेंट्स की बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हमारा जो फोकस है आज भी उन लोगों को है जहां पे हम उन लोगों की मदद करें जो पहला घर अपना खरीदना चाह रहे हैं, जो इनकम लेवल में आज भी 6 लाख 8 लाख रुपए की साल की इनकम पे रहते हैं, जो मंथली किराया दे के रहते हैं। तो उनके लिए ये फर्स्ट होम खरीदना बहुत ही एक इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना वो किराया दे रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करके वो अपनी ईएमआई चुका पाते हैं। और उनको अभी छोटे घर भी बनने लग गए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी आने से, सरकार का पॉलिसी इंटरवेंशन होने से। इसमें काफी जो है हमने देखा है कि डिमांड है। तो ये कहना कि सिर्फ वैल्यू और प्रीमियम में डिमांड है, नहीं, अफोर्डेबल हाउसिंग में टियर 3 टियर 4 में बहुत डिमांड है, जहाँ पे छोटे घर 30 से 40 लाख रुपए के बीच में मिलते हैं, कहीं कहीं पे 20 लाख में कहीं कोई प्लॉट लेके घर बनाता है। तो उनका ये ड्रीम तभी पूरा हो पाता है जब उनको एक होम लोन मिल जाए। तो अफोर्डेबल में आज हम डिमांड का गैप देखें तो बहुत ह्यूज गैप है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमें चाहिए। और हमें लगता है कि इसमें
अभी अगले 4-5 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी। हम खुद टारगेट कर रहे हैं होम लोन में 40% की ग्रोथ फॉर अगले 4-5 साल में। ओवरऑल अगर प्रोडक्ट मिक्स की मैं बात पूछना चाहूँ तो ये किस तरह से शेप अप होती हुई दिखाई दे रही है 1 से 2 साल में? कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ के लिहाज से आप फोकस करना चाहेंगे? तो हम लोग जो ग्रोथ है हमारा, एक तो रिटेल लैंडिंग का फोकस है हमारा जो है 80-85% का पोर्टफोलियो वो है जहाँ पे एमएसएमई की टिकट साइज 17 लाख है, होम लोन की टिकट साइज 12 लाख है, गोल्ड लोन की टिकट साइज करीबन 75,000 रुपए रहेगी। तो हमारा जो ग्रोथ ड्राइवर होंगे वो तीन तीन प्रोडक्ट होंगे, एमएसएमई, होम लोन और गोल्ड लोन। और ओवरऑल लेवल पे जो करीबन 85% का जो पोर्टफोलियो है वो इन्हीं तीन प्रोडक्ट के बीच में रहेगा। फंडिंग कॉस्ट को लेकर आउटलुक आपको कैसा दिखाई दे रहा है? गाइडेंस अगर क्रेडिट कॉस्ट पर FY23 के लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या आप कोई दशा और दिशा हमको बता पाएंगे इस बारे में? तो फंडिंग जो कॉस्ट है वो बढ़ी है। पिछले 9 महीनों में बैंकों ने अपनी एमसीएलआर रेट को बढ़ाया है। इस बार एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की जो है मेजॉरिटी ऑफ फंड रिक्वायरमेंट बैंकों से पूरी होती है, बॉन्ड मार्केट से भी कुछ पूरी होती है। तो कॉन्स्टेंटली बैंकों ने अपनी रेट बढ़ाई है क्योंकि ऑन ग्राउंड जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ी है। और कुछ हद तक हम लोग जो नए लोन है उनमें पूरी रेट इंटरेस्ट पास ऑन कर पाए हैं। जो पुराने लोन है जहाँ पे सेमी फिक्स थे वहां पे हम इंटरेस्ट रेट पास ऑन, तो करीबन हमारे 45% पोर्टफोलियो पे हमने इंटरेस्ट रेट पास ऑन की है। 55% पे वो सेमी फिक्स में पास ऑन नहीं हुई है। लेकिन जो इंक्रीमेंटल नई लैंडिंग हो रही है उस पे हम पूरी इंटरेस्ट रेट जो है वो पास ऑन करके अपने स्प्रेड को मेंटेन कर जा रहे हैं। आई थिंक अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय की रेट ऑफ इंटरेस्ट के, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप पास ऑन कर पाते कस्टमर, तो लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफर्टिंग फैक्टर है कि लिक्विडिटी एडिक्वेटली अवेलेबल है। राजेश जी, गोल्ड लोन आपके लिए एक नया सेगमेंट रहा है। 3 महीने के अंदर 300 से ज़्यादा गोल्ड लोन ब्रांचेस जो हैं वो ऑपरेशन में है, मुबारकबाद इसके लिए। यील्ड्स के लिहाज से अगर मैं पूछना चाहूँ तो बुक पर किस तरह की यील्ड्स दिखाई दे रही हैं और किस तरह से ओवरऑल लोन मिक्स की अब सूरत हाल आपके सामने आ रही है? तो लोन मिक्स तो इसमें गोल्ड लोन में तो एक ही जैसे लोन होते हैं जो करीबन एवरेज टेन्योर जिनका 3 से 4 महीने होता है। एवरेज टिकट साइज करीबन 75,000 रुपए की होती है। इंटरेस्ट रेट ऑन बोर्डिंग जो यील्ड है वो शुरू में कम होती है, लेकिन आपकी यील्ड रियलाइज करीबन करीबन हमारी जो है 18% का हमारा टारगेट है जिसको हम अचीव कर पा रहे हैं। और इसमें जो ध्यान रखना होता है आपको, कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट की एफिशिएंसी को रखना होता है। तो अभी हमने ऑपरेशन शुरू किए, हमें लगता है कि अगले 18 महीने में हम काफी अच्छा इसमें काम कर पाएंगे। और ब्रांच एक्सपांशन भी हमारा जो अगले मार्च तक हम चाह रहे हैं कि करीबन हम 550 ब्रांच ऑपरेशन कर रहे हैं। ब्रांच एक्सपेंशन तो आपने बता दी, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या किसी भी तरह का इजाफा, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कैपिटल रेजिंग को लेकर किसी भी तरह के प्लान्स हैं जो आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ? तो जो गोल्ड लोन में है हमारा तो एफिशिएंसी यही है कि हम लोग जो ब्रांच ऑपरेशन ज्यादा करेंगे तो एयूएम बढ़ेगा। इस साल के अंत तक करीबन हम 900 से 1000 करोड़ रुपए का टारगेट कर रहे हैं एयूएम का। और जहां तक कैपिटल रेजिंग की बात है, हम राइट इशू हमने प्लान किया है जो कि मार्च क्वार्टर में हमारा प्लान है कि हम राइट इशू लेके आए। और सेबी की नेसेसरी फॉर्मेलिटीज होने के बाद में उस इशू को लॉन्च करने का है ताकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को इम्प्रूव किया जाए, कैपिटल को और फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए। राजेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारी इस पेशकश में जुड़े और विस्तार से कंपनी के पूरे प्लान्स और योजनाओं की जानकारी हमें और दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अब क्या करना चाहिए आपको इस स्टॉक में आगे, इसे जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा। विवेक, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो आपने बातचीत सुनी, हमने कैप्री ग्लोबल से बात की है, तमाम उनकी विस्तार योजनाएं और प्रोडक्ट मिक्स के बारे में हमने जितना बारीकी से हो सका समझने की कोशिश की। बताएं क्या करना चाहिए निवेशकों को? कविता, पहले तो बधाई, बहुत अच्छे मैनेजमेंट को आप लेके आए और जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा था मुझे, वो स्टॉक प्राइस में भी आपको दिख रहा है। इनफैक्ट इस कंपनी का आप वैल्यूएशन देखो
तो मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही समझो आप कि कंसिस्टेंटली प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 6.5 इसमें चलेगा। मतलब वैल्यूएशंस काफी इसके रिच है, लेकिन मतलब अगर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इतनी बढ़िया है तो ये वैल्यूएशंस कंपनी लग रहा है कि आगे भी कमांड करेगी। तो मेरा तो ये रहेगा कि इसको आपको होल्ड करना चाहिए और ऑन एवरी डिप आपको बाई करना चाहिए। दूसरा चीज देखिए, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है उस पे मैं काफी बुलिश हूँ, और मुझे लग रहा है कि आगे चल के जैसे जैसे इकोनॉमी में एक्सपेंशन आ रहा है, ये सेगमेंट और बढ़ेगा। और जिस हिसाब से ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, देखिए ये उस सेगमेंट को कैटर करती है जहाँ पे बड़े बैंक्स नहीं पहुंचते हैं जनरली। तो रूरल है, मतलब माइक्रो फाइनेंस है, उस टाइप के लोन, छोटे छोटे लोन्स ये कंपनीज आराम से दे पाती है, और इनका असेसमेंट जनरली बेटर रहता है बैंक से भी। तो ओवरऑल मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है स्टॉक, लग रहा है स्टॉक, और मुझे लगता है कि हाँ वैल्यूएशन ज्यादा है लेकिन आपको होल्ड करना चाहिए। और इसके जैसे मुकाबले में आप अगर एक दो कंपनी देखो तो जैसे पूनावाला फिनकॉर्प वगैरह है, वो कंपनीज भी बहुत अच्छा कर रही है। तो ये स्पेस ऐसा सेक्टर और स्पेस पूरा का पूरा अच्छा कर रहा है, तो मैं बुलिश हूँ स्टॉक पे, और मुझे लगता है कि ऑन एवरी टिप्स ये बाई करना चाहिए। ऑलराइट, तो डिप्स पे खरीदारी की सलाह आप दे रहे हैं विवेक। विवेक, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें।